नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाना जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है, आप चुनाव पहले आप स्पीकर थे, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, इस वजह से आपको कुर्सी वहां से इस्तीफा देना पड़ा, तब से लेकर अब तक उस स्थान जो है रिक्त है। अब चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसका नाम जो है आगे करने जा रही है? देखो, अभी हमारे हाईकमांड से अभी कोई नाम अभी आया नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन इसका निकल जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव का, वैसे ही हाईकमांड हमें नाम भेजेंगे और उसको सबकी सहमति रहेगी। किन किन लोगों के नाम पर चर्चा हो रही है? आप महाराष्ट्र कांग्रेस में तो चर्चा हो रही होगी, दो नाम सामने आ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हमारे लेवल पे कोई भी चर्चा नहीं हुई है और जो भी डिसीजन लेंगे हाईकमांड लेंगे। एक और खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार में जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उनके में फेरबदल होने की बात चल रही है, उसको क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें भी हाईकमांड ही डिसीजन लेगा। मंत्री को बना नहीं गया है कि नए कुछ लोगों को लेना है, तो हाईकमांड डिसीजन लेगा। लेकिन मेरे से अभी इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं है। क्या कोई प्रस्ताव भेजा गया है सोनिया जी या राहुल जी के पास? नहीं, हमें कोई प्रस्ताव मांगा नहीं था, इसलिए हमने कोई प्रस्ताव भेजा नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नाना पटोले जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसमें अभी किसी के नाम पर ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। ये तय जो है वो कांग्रेस आलाकमान जो दिल्ली में बैठे हैं वो करेंगे। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। इस वक्त हमारे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, 2.5 घंटे तक लंबी बैठक चली, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, बैठक चली और बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व से संवाद स्थापित हुआ और जो निष्कर्ष आया है उसमें सीधी बात जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने कही है कि हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके अगुवाई में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएलपी मिल करके तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाना है। हरीश रावत साहब का ट्वीट आना, उसके बाद तमाम नेताओं को दिल्ली तलब करना, और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए। एक वरिष्ठ नेता का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हरीश रावत जी के ट्वीट में अगर मैं कोई बात कहूँ तो कदापि उचित नहीं है, लेकिन अब जब बैठक हुई तमाम समस्या का समाधान हुआ है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाने के बाद तो तय माना जाए मुख्यमंत्री का चेहरा भी हरीश रावत साहब होंगे, और अगर होते हैं, आप कितने समर्थक उस बात को करते हैं? एक चीज बताइए, जो चीज है नहीं उसको आप मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाह रहे हैं? मैं कह चुका हूं कि जो बैठक हुई है, बैठक में ये तय हुआ है कि हरीश रावत जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जब हम 2022 की सरकार बनाएंगे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का काम करेगा। इस बैठक के बाद तय माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी घमासान चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा और तमाम पार्टी एकजुट हो जाएगी। अब कांग्रेस में कोई घमासान नहीं था, कांग्रेस एक है। राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का एक साथ ही कार्य करने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी एक मंच पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ये कहना है प्रीतम सिंह का, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हरीश रावत होंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर अभी संशय बरकरार है। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बीजेपी नेता सुधीर मुंगतीवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है आगामी कुछ दिनों में, लेकिन बीजेपी के 12 विधायक जो जिन्हें निलंबित कर दिया था, उनके बिना चुनाव होगा, किस तरह से बीजेपी इसका विरोध करेगी? ये सरकार बेईमानी के आधार पर आई है। आप देखते हो कि सरकार, जनता ने भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना को चुन कर दिया था। इन्होंने बेईमानी की, विचारों का इनके धर्मांतरण हुआ और अब सभागृह में भी अध्यक्ष का चयन होना चाहिए, हमारा समर्थन है, पर बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपने नियम समिति में सद्विवेक बुद्धि से मतों का अधिकार था, आपने पहले वो छीन लिया, फिर 12 विधायकों का निलंबन कर दिया। ये अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इसका फेरविचार होना चाहिए। गुणवत्ता के आधार पर माननीय अध्यक्ष और सरकार ने ये 12 विधायकों के बारे में जो निलंबन किया है उस पर फेरविचार, पुनर्विचार करना चाहिए। आप मतदाताओं को मतदान नहीं करने देंगे और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे,
तो ये तो बर्फ के चक्कू से खून है जनतंत्र का। क्या बीजेपी भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर घोषित करेगी? देखो ये तो अब प्रस्ताव आने के बाद ध्यान में आएगा, अभी तो हम इस विषय पे बात करेंगे नहीं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी का प्रस्ताव है, हमने तो बाहर से सुना है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सत्र का जो दिन है वो और बढ़ाना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल जी कह रहे हैं कि और सत्र जो है चलने देना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में सत्र को खत्म किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ कोरोना के जो मामले हैं, ओमिक्रॉन के मामले, वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा कोरोना के मामले बढ़ रहे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। कोरोना रुकेगा क्या? अगर कोरोना को हमने नियंत्रण में लाना है तो चर्चा नहीं होगी कि उसके लिए कितना निधि लगेगा। अभी हमने 20 मई 2020 को हमने निर्णय किया वित्त विभाग ने कि हम आरोग्य विभाग के पद भरना है, आपने भरे नहीं। हाफकिन इंस्टीट्यूट खरीदी की यहाँ पे मान्यता नहीं दे रही है। एक 1.5 साल के प्रस्ताव पड़े हैं। ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर दिया, हमने कहा 1 महीने में खड़े होना चाहिए, अभी तक खड़े नहीं हुए, उसमें करप्शन हुआ है। मंत्रालय में कोई योजना नहीं है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि कोरोना बढ़ रहा, सब डॉक्टरों ने कह दिया हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अरे हमारी जिम्मेदारी है कि हमने कोरोना के समय जनता को सुरक्षित रखने के लिए अधिवेशन में चर्चा करते हुए, प्रश्नों का, समस्याओं का मंथन करते हुए, संसदीय आयुधों के माध्यम से एक दिशा में कोरोना के संकट का मुकाबला करने की हमारा नियोजन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सुधीर मुंगटीवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जानबूझकर कोरोना के नाम पर सत्र को नहीं बढ़ावा दे रही है और डरपोक सरकार है, इसी तरह से वो काम कर रही है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। चंडीगढ़ नगर निगम का मतदान संपन्न हो गया। यहाँ पर कुल 35 सीटों के लिए करीब 258 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच रहा। इन चुनावों के नतीजे 27 दिसंबर को आएंगे, लेकिन ये नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि माना ये जा रहा है कि इन नतीजों का कोई ना कोई अक्स पंजाब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब विधानसभा के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पहली चुनौती पंजाब विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद जता रही है कि पंजाब में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को दशा और दिशा का संकेत जरूर दे जाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ कुलवीर दीवान, न्यूज इंडिया, चंडीगढ़। हम आपको लेकर आए हैं भगवान परशुराम के उस मंदिर और उस मूर्ति के पास जो पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बना हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आज पहली बार आप इस मूर्ति को देखने जा रहे हैं। यही भगवान परशुराम की वो मूर्ति है जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान की वजह बनी हुई है। दरअसल इस मूर्ति को और इस मंदिर को जिन लोगों ने बनवाया है उस संस्था का नाम ब्राह्मण चेतना परिषद है, लेकिन इस परिषद के जो कर्ता धर्ता हैं संतोष पांडे, वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं और दूसरे नेता अभिषेक मिश्रा, वो भी इस परिषद से जुड़े हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। इन्हीं लोगों ने यह मंदिर यहाँ पर बनवाया है और भगवान परशुराम की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया है। दरअसल इस प्रतिमा को और इस मंदिर को समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण जोड़ो अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 14% ब्राह्मण आबादी हमेशा से राजनीतिक दलों के निशाने पर रही है। आमतौर पर ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है और समाजवादी पार्टी से उसके रिश्ते कभी भी इतने गाढ़े नहीं हुए। लेकिन 2022 के चुनावों के पहले यह तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। अखिलेश यादव न केवल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मसला उठा रहे हैं, बल्कि कई बड़े ब्राह्मण परिवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी से जोड़ा है, चाहे वो गोरखपुर का तिवारी परिवार हो और चाहे वो कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी, जो वाया टीएमसी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। तो ब्राह्मणों को रिझाने की यह कोशिश इसी मूर्ति के जरिए आगे बढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि चूंकि अभी खरमास चल रहे हैं, 14 जनवरी के आसपास अखिलेश यादव से वक्त लेकर के इस मूर्ति का और इस मंदिर का बाकायदा लोकार्पण किया जाएगा। हमारे ठीक बगल में योगी सरकार का बनाया हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और जब यह मंदिर बनकर तैयार होगा तो ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से आते जाते लोगों को ये मंदिर आराम से दिखाई देगा और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति बहुत दिनों से चलती आ रही है। 2007 में मायावती ने सारे रिवाज, सारे अपने दस्तूर तोड़ते हुए ब्राह्मणों को एकजुट करके अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें बड़ी संख्या में टिकट दिया था और उसका फायदा भी उनको मिला। अब लगभग 15 साल बाद समाजवादी पार्टी वही कार्ड खेल रही है और भगवान परशुराम का ये जो मंदिर है ये उस कार्ड का सबसे बड़ा सहारा है। तो समाजवादी पार्टी को इस मंदिर को बनवाने के बाद, इसका शिलान्यास लोकार्पण करने के बाद कितना फायदा होता है ये 2022 के चुनाव में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इस मूर्ति को लेकर के, इस मंदिर को लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से आमने सामने है। इंतजार खरमास के खत्म होने का किया जा रहा है और उसके बाद अखिलेश यादव आकर के इस मूर्ति को, इस मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। क्रिसमस और नए साल के पर्व को लेकर प्रशासनिक जो टीम है वो लगातार क्षेत्र में बनी हुई है और लगातार ही व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है यहाँ से होकर ही लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, हालांकि टीम है इनकी जो लगातार ही क्षेत्र में बनी हुई है, ट्रैफिक के नियमों को लोगों को जागरूक करिए। और इसी पर हम बात करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, आगामी क्रिसमस और नए साल के पर्व को लेकर क्या तैयारी है? कल की भीड़ को देखते हुए एक तो हमारे पास जो वाहनों की, जितने भी वाहन आएंगे बाहर अन्य राज्यों से, उन पे हमारे पे पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। 2 पार्किंग हमारे पास, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, पंडित पार्किंग, यहाँ पे वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था है। बाकी जो भी वाहन गलत तरीके से पार्क होते हैं उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी, नो पार्किंग के चालान की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारे पास एल्कोमीटर से भी इनकी जो शाम को अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव के केस आते हैं तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। बाकी कल के क्रिसमस के उसको देखते हुए जो है कोई डाइवर्जन की, कहीं भी कोई डाइवर्जन का कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। तो साफ कहा जा सकता है कि क्रिसमस और नए साल के पर्व को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ही व्यवस्थाओं को देख रहा है। हालांकि जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें उनका रूट डाइवर्ट कैसे करना है, उनके जो लोग ड्रिंक करेंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन करेगा। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश मीडिया समन्वय समिति के प्रमुख सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर मौजूद है। जोशी जी, आज हाई वोल्टेज ड्रामा कांग्रेस के मुख्यालय में देखने को मिला। दिल्ली में मैराथन बैठक एआईसीसी के दफ्तर में हुई। हरीश रावत का बयान आया कि चुनाव उनको लीड करने की परमिशन हाईकमान ने दे दी है। बीजेपी किस नज़रिए से देखती है इसको? देखिए, इसमें नया तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन नया एक चीज़ दिख रहा है। कल तक जब हम लोग टीवी चैनल में डिबेट कर रहे थे, आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत ही हरीश रावत जी ने ट्वीट किया है, हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। ये सारे कांग्रेस के बिग लीडर्स, उनके प्रवक्ता सब बोल रहे थे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि क्या जो एक शर्मसार करने वाली घटना उत्तराखंड की राजनीति में आज हुई है, कांग्रेस दफ्तर के अंदर लात घूसे चलना, मारपीट होना, गाली गलौज होना, क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के हम लोग अनुयायी हैं, हम जो है कि महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं, मार्ग पर चलते हैं, क्या आज ये उसी का एक स्वरूप है क्या जो आज दिखने को मिला? ऐसा अगर कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र राहुल जी को, राहुल जी की पार्टी को, कांग्रेस को मुबारक है। ऐसा लोकतंत्र जो हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में मैं कह सकता हूँ कि राजनीति का एक कलंक है जिस तरह से ये घटना आज हुई है। अब जहाँ तक रावत जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे कमान दे दी गई, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष तो पहले ही बना दिया था उनको, अब कौन सी नई कमान मिली आज? प्रश्न ये खड़ा होता है कि चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष, चुनाव संचालन करने वाला व्यक्ति वो पहले ही हरीश रावत थे, तो अब नई कौन सी कमान मिली? ऐसा तो कुछ नहीं है नया। तो इसलिए कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कि फिर टूट के कगार पर है। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कांग्रेस पंजाब कांग्रेस की राह पे उत्तराखंड कांग्रेस है और यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई भी हो सकता है। मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा,
कि भाई कोई भी कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ भी हो सकता है। अमरिंदर सिंह जी ने कल कहा भी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, निश्चित तौर पे। तो हमने बात की मीडिया समन्वय समिति के प्रमुख सुरेश जोशी से। स्पष्ट रूप से आगामी 2022 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। तमाम आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी जोशी जी ने हमें जानकारी दी। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। भांडुप के सावित्रीबाई फूले मैटरनिटी होम में 3 दिन में 4 बच्चों की मौत से मुंबई स्तब्ध है। बीएमसी का कहना है कि बच्चों की मौत सिर्फ एक शॉक की वजह से हुई, जबकि दावे ये किए जा रहे हैं कि बच्चों की मौत शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। इस घटना के बाद बीजेपी ने पूरा मुद्दा उठा लिया। ये मामला विधानसभा में भी गूंजा। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए इसमें पूरी बीएमसी की लापरवाही है, उन्हें किसी भी तरह का यह बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी बिठा दी गई है। गौरतलब हो कि पखवाड़े मुंबई के नायर अस्पताल में भी इस तरह की घटना हुई थी, जहां कुछ बच्चे जल गए थे। इसके बाद सरकार ने दावे किए थे, बीएमसी ने भी दावे किए थे कि अब ये घटना नहीं होगी, लेकिन अब इस घटना के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि बीएमसी ने पुरानी घटनाओं से कुछ सबक लिया हो। न्यूज़ इंडिया के लिए अरुण कौशिक, मुंबई से। कोरोना की जंग के बीच देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में मौजूद है, जहां जो भीड़ है, लापरवाह भीड़, वो बेखौफ होकर यहां घूम रही है, सतर्क नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्रिसमस से पहले या न्यू ईयर की बात करें तो सभी जश्न पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए लापरवाह भीड़ त्योहारों से पहले निकली है शॉपिंग करने। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दिल्ली के सेंट्रल मार्केट की है, जहां भीड़ जो दिख रही है। मैम, आप घर के लिए सामान लेकर जा रही है, सैनिटाइज कर रही हैं इसे? हम जाके इसको डिटॉल में भिगोते हैं, फिर उसको वॉश करके ही यूज़ करते हैं। सरकार ने कहा है कि आप लोगों को भीड़ में नहीं निकलना है ओमिक्रॉन की वजह से। कल क्रिसमस में कॉलेज की तरफ से वो आया हुआ है कि आपको एक क्रिसमस पार्टी करनी है, गिफ्ट खरीदने, हमें उसके लिए इतनी रात को आना पड़ा है कॉलेज के बाद में, वरना हम तो आते ही नहीं। देखिए, हमने कुछ खरीदा भी नहीं है। तो ये देखा आपने किस तरह से लोग त्यौहार नज़दीक है, न्यू ईयर नज़दीक है, ऐसे में बाज़ारों में निकले हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है कि आप लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। जो जश्न है वो अब सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाना है, घर के अंदर ही जश्न मनाना है। न्यू ईयर का जश्न भी घर के अंदर ही मनाना है। ऐसे में दुकानदारों को भी ये कहा गया है कि आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। वही बात करें जिम की, स्विमिंग पूल की, तो वहाँ भी 50% क्षमता के साथ ही लोगों को जाना है। आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, जॉब करता हूँ, यहाँ पे लास्ट मार्केट में जॉब करता हूँ मैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए उनका कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ मैडम, बच्चों का। कैसे बुलाते हैं आप लोगों को यहाँ पर? मैडम, यहाँ हम लोगों को बुलाते हैं टेक्निक की आए मैडम, आइए, अंदर सेल लगी, सेल ऑफर बाय गेट 1 फ्री, आइए, सेल ऑफर। वैसे जोकर जो होते हैं एंटरटेन करने का काम करते हैं। जोकर वो होते हैं जो भीड़ को इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी आपको भीड़ को इकट्ठा नहीं करना है, ये तो आपको पता है। लेकिन मैडम यहाँ पे भीड़ रुकती नहीं है, यहाँ भीड़ ना चलती रहती है, भीड़ इधर चलती रहती है, भीड़ रुकती नहीं है। बाकी जो कस्टमर होते हैं वो सीधा हमारे शॉप के अंदर आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेडीज सब आते हैं अंदर। लेकिन आपको देखकर तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है फिर? नहीं मैडम, भीड़ इकट्ठा नहीं, देखिए अगर भीड़ इकट्ठा होती है ना तो वो लोग सिर्फ सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, बस उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर एक अच्छा सा मैसेज आप देंगे कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ रहा है, देश में खतरा बढ़ रहा है, तो कैसे मैसेज देंगे आप लोगों को? आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग दोबारा भीड़ इकट्ठी ना करें और अपना मास्क लगा के रखें। कि जैसे हमें पहले भी आपने देखा होगा कि हमें पहले भी लॉकडाउन के अंदर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, और उन दिनों में काफ़ी मैं भी, मेरे बच्चे भी, मेरी फैमिली वगैरह हर चीज़ के लिए काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान थे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग सेफ्टी रखें, अपना मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी आप रखें जरूर बनाकर, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आप लोगों को घर के अंदर रहना है, भीड़ नहीं बढ़ानी है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, क्योंकि देश में जो नया वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, उसकी दहशत देश भर में फैल गई है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की है, और ऐसे में सिर्फ आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। आप लोग मास्क लगाना जरूरी है, आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आप ही के हाथ में। हमारा काम है सिर्फ सतर्क करना।
कैमरामैन इंद्र मोहन के साथ मैं वागीशा पांडे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ एहतियाती फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी यहां ओमिक्रॉन के केवल 2 ही केसेस सामने आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी तरफ से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार यानी कल रात 11 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी ये कर्फ्यू चलता रहेगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा क्रिसमस और 31 दिसंबर की जो कार्यक्रम होते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि 200 लोगों से ज्यादा का अगर कोई आयोजन हो रहा है, जैसे शादी विवाह वगैरह, तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी। 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनसे कहा गया है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ वो अपना कारोबार करें, यानी जो ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है उसको कतई सामान ना बेचें और व्यापारी ग्राहक को मास्क लगाने के लिए मजबूर करें। इसके अलावा जितने भी कोविड सेंटर थे उत्तर प्रदेश में, जितने भी कोविड हेल्प डेस्क थी, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। सरकार ने अपने ऑक्सीजन प्लांट जो लगभग 550 हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। आने वाले किसी भी खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। जैसे जैसे मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे से अगर कहा जाए तो सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम आपको बता दूं कि वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ की जनता यानी 2022 के चुनाव में जो है यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस तरह के प्रत्याशी को लोग लेकर के आएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शाहिद अफरीदी है। शाहिद जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, 2022 के चुनाव में आप किस तरह की सरकार को चुनेंगे? हम तो भैया भाजपा को चुनेंगे। क्या इस भाजपा ने क्या मतलब क्या है आपके क्षेत्र में? आप दक्षिणी विधानसभा के जो है कहा जाए तो वोटर भी हैं, तो किस तरह से आप है, क्या क्या लाभ मिला है आपको? हमको लाभ तो यहाँ पे जो समतिया है, जैसे लाइट वाइट है और गली उली है, सब बना हुआ है यहाँ पे। और हमारे क्षेत्र में बंधु कच्ची बाग में 2 मिनी ट्यूबवेल लगवाया गया है मेयर जी के और दोस्त से मृदुला जायसवाल के कहने पे। यहाँ पे 2 मिनी ट्यूबवेल लगा है और सभासद यहाँ के हैं, सपा के हमारे सभासद हैं, वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसे किसी को परेशानी नहीं होती है। अगर किसी का कोई भी घरेलू प्रॉब्लम है तो सपा के जो सभासद हैं वो यहाँ पे आके देखते हैं काम। आपके विधायक कौन है यहाँ पे? हमारे विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हैं। भाई साहब, आप बताइए कि जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, आपके नज़रिए से क्या आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो हुआ है थोड़ा बहुत। पहले से बहुत है, अच्छाई है। हाँ, गली उली जैसे कि बनी हुई है। हाँ, इसमें है। तो अगर बात करते हैं तो ये दक्षिणी विधानसभा का क्षेत्र है, आप यहाँ के अगर कहा जाए तो वोटर भी हैं, तो इसमें लेकर के अभी वर्तमान के समय की स्थिति में तो किस तरह की आपको सरकार को चुननी है? नहीं, ये सरकार तो ठीक है। हाँ, ये तो सरकार बनना चाहिए। जो काम करा है भाई वही होना नहीं चाहिए। तो ये जो है जैतपुरा की जनता जो दक्षिणी विधानसभा में पड़ता है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से दी हैं और इसमें जो है जिस तरह से कुछ लोगों ने मतलब सरकार को अच्छा बिठाया है, तो कुछ ने बताया कि योजना का उनको लाभ भी नहीं मिला है। तो ऐसे में 2022 में जनता जो है क्या जो तय करेगी, क्योंकि अगर चुनाव आते ही अगर बात किया जाए तो जनता जो है जनार्दन बन जाती है और ऐसे में जनार्दन जो है किस तरह से लोग को जो है तय करेंगे, किसके सर पे ताज होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।